अपन कवर कर रहे थे घटना चक्र का, इन्वायरमेंट का घटना चक्र। और अपन इसके पहले वीडियो में देखा था कि प्रमुख जैवमंडल हो गया, ठीक है, जैवमंडल वगैरह सारे कवर कर लिए थे। टाइगर रिजर्व वगैरह किसी के कौन सा है, कहाँ स्टेट में है, और कौन सी मेजर कौन सी नदी बहती है, तो ये सब अपन कर चुके थे। नेक्स्ट इस वीडियो में अपन देखेंगे आगे का। तो शुरू करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य से, ठीक है। तो अपन वही चीज़ कवर करेंगे जो घटना चक्र में PYQ में आस्क है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इधर उधर की चीज़ें नहीं कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और केला देव कहाँ पे? राजस्थान में है, ठीक है। केला देव अभी ऊपर ने पढ़ा था, वहाँ पे एक बर्ड भी बहुत फेमस है, ठीक है, जो माइग्रेट करके आती है। नोकर कहाँ है? मेघालय में है। पाखल तेलंगाना में है। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है, ठीक है। दिहांग दिबाग अरुणाचल प्रदेश में है। सरिस्का राजस्थान। पोरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरला में है। गर्म पानी असम में है। और महुआदौड़ भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, उत्तर प्रदेश। 78 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तारित है। वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये स्टेटमेंट पूछा था एक बारी, ठीक है, RO में, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक सींग वाला गेंडा वेस्ट बंगाल और असम में पाया जाता है। और पेरियार गेम अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये केरल में है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में एशियाई शेरों के पुनर्निवास स्थल के रूप में, ठीक है। फिर कच्छ का रण गुजरात में जंगली गधाओं के लिए। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य चमोली में है, रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर आ गया शुक्ला फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो नेपाल कंचनपुर जिले में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बोड़ला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। कांगेर घाट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। औरंग अभ्यारण्य असम में है। और उषा कोटी वन अभ्यारण्य उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट, ये पाकोई वन अभ्यारण्य तो पता ही है, अरुणाचल प्रदेश में है, कामेंग जिले में, पक्के सुरक्षित वन, ठीक है। इसको आलसी कार्डेस कर्नाटक में। फिर आप नेक्स्ट डे देखते हैं पक्षी विहार एवं तितली संरक्षण। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर की जो हम लोगों ने जो डिटेलिंग देखी ना, वो कईयों लोग को पता है, ठीक है, लेकिन इसमें पक्षी और तितली में ये पूछने का चांस इसलिए बढ़ जाता है कि बहुत लोगों की क्लैरिटी नहीं होती है। तो देख लेते हैं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिमी घाट में इसका आवास है, ठीक है। वैज्ञानिक नेम है ब्यूस्टस बाइकानिस। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, चाइना, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो वर्तमान नाम इसका शहीद चंद्रशेखर आजाद है, ये उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर यूपी में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली यूपी में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार जयप्रकाश नारायण गोंडा जो कि यूपी में है। उद्धव पक्षी विहार साहेबगंज झारखंड में है। प्रथम तितली उद्यान, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम तितली उद्यान बेंगलुरु के बलरघट्टा जैविक उद्यान में स्थित है। ब्लू मार्मन तितली महाराष्ट्र ने राज्य तितली घोषित किया है, ठीक है, किसको? ब्लू मार्मन तितली को। इसका वैज्ञानिक नाम है पेपलियो प्राइमिनिस्टर, ठीक है, पेपलियो पालिमिनिस्टर, ओके। मुख्यतः श्रीलंका प्लस भारत में पाई जाती है। भारत में महाराष्ट्र एवं पश्चिमी घाट में पाई जाती है। देश को तीसरी सबसे बड़ी तितली, ठीक है, देश की तीसरी सबसे बड़ी तितली, वाह। सबसे बड़ी तितली भारत में गोल्डन बर्डविंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दूसरी शंदर्न बर्डविंग कर्नाटक के राज तितली का दर्जा इसी को मिला है। और भारत में कुल 8 राज्यों में राज तितली की घोषणा की गई, जिसमें से महाराष्ट्र, कर्नाटक है, ठीक है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, और ये केरला है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल इस पे आता ही आता है। तो अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। भारत में बाघों की संख्या 2967 पिछली बार थी, अभी बढ़ गई है। अभी कितनी हो गई है ये आप बताइएगा, ठीक है। इस बार करंट अफेयर में कवर किया गया था, और आप जाके देखेंगे करंट अफेयर वाली चैनल में, तो उसमें भी मैंने टाइगर रिजर्व कवर कर रखा है, ठीक है। कितनी बढ़ी है और कितने % बढ़ी है, 6.1 मतलब कितने % बढ़ी है ये भी आप बताइएगा, ठीक है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, और जिसका निर्णय 2010 सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाए। इसका निर्णय किया गया सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया। एम स्टेप्स क्या है? तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। नेक्स्ट देते हैं बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव के संदर्भ में GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित क्षेत्र का प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा बाघ आवास
तो नागार्जुन सागर शीर्षाचलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है, 53वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। अब आप इसी में बताएंगे कि 54वां किसे घोषित किया गया है, ठीक है। और किन 2 टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश में बना के सबसे बड़ा बनाया गया, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दिमाग को थोड़ा घुमाते रहिए ना, जिससे करंट अफेयर चीजें ऐसे याद आएंगी। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया और याद रहेंगी, जब तक दिमाग घुमाएंगे नहीं वो दिमाग में बैठेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, तो कर्नाटका में है। मानव रहित ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ किया वन्यजीव प्रबंधन हेतु। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिसलिनियस में, इसमें हर तरह का डाटा और फैक्ट है कवर किया गया है, जो कि घटना चक्र से सीधा उठाया गया है। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में, जिसकी स्थापना 1959 में हुई। 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया रॉयल बॉटनिकल गार्डन को, और 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं यहाँ पे। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। क्लास 11 की एनसीईआरटी बायो की पहले चैप्टर में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 मौसमों का बाग महरौली फरवरी 2003 से 20 एकड़ में स्थापित। हाथी परियोजना फरवरी 1992 में शुरू की गई। 2017 की गणना में 29,964 हाथी इंडिया में थे। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। गर्भ विधि 22 माह होता है। भारत में सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है। बच्चे पैदा करने की क्षमता 60 वर्ष तक होती है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, ये क्वेश्चन आ रखा है और ये भी क्लास 12 की इकोलॉजी में दे रखा है। वैकल्पिक ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा प्लस ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा संसाधन, इसी में आगे कवर कर देंगे ऊर्जा के सारे पर्सपेक्टिव। ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा से, ठीक है। नवीकरणीय सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, जल विद्युत हो गया, बायोगैस हो गया, भूतापीय हो गया, कचरे से उत्पादित ऊर्जा हो गया और ज्वारीय ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट अनवीकरणीय की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शैल ऊर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं सतत ऊर्जा का दशक 2014 से 24-22 संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। जीवाश्म की बात करें तो ईंधनों का एकमात्र ऊर्जा का परम स्रोत है सूर्य। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन 11 जनवरी 2010 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत का निर्धारित किया गया था। 100 गीगावाट सौर विद्युत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का, तो 31 जनवरी 2023 तक सौर, पवन, बायोमास, लघु पवन बिजली की विद्युत क्षमता 29.53 में 4,11,648.60 मेगावाट के बराबर, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान सबसे ज्यादा था। उसके बाद पवन ऊर्जा, फिर जैव ऊर्जा, फिर लघु बिजली ऊर्जा, फिर नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्राप्त होती रहती है। तो ये आप क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है, कि नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में क्रोनोलॉजी कैसी, सबसे ज्यादा किससे, तो जिसमें सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा योगदान है, फिर पवन, सूर्य, पवन, जैव, लघु, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान लगातार प्राप्त होती रहती है। वैकल्पिक ऊर्जा एंड सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो फोटोवोल्टिक तकनीक, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की कोष और सौर ऊर्जा में परिवर्तित करता है फोटोवोल्टिक टेक्निक, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन 11 जनवरी 2010 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ऊपर अपन देख ही लिया था। सौर ऊर्जा के ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया होगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थायी करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करें तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन में आईएसए का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी, फ्रांस के तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर फ्रांसवा ओलांद एंड यूएन के तत्कालिक महासचिव बान की मून की उपस्थिति में ये किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ बना गया, अपने इंडिया गुरुग्राम में। ये 50 बार करंट अफेयर में आता रहता है, तो ये आपको पता ही होगा। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था ये पूछ सकता है, तो 2 से 5 अक्टूबर 2018 को हुआ, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। तीसरा 14 से 16 अक्टूबर 2020 को हुआ। चौथा 5वां हुआ 2021 और 2022 अक्टूबर नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम सौर ऊर्जा संचालित अंतर हवाई पलन की बात करें तो कोची, केरल। तत्कालीन सीएम, ठीक है, ओमचारी द्वारा यहाँ के 45 एकड़ पर 12 मैप के सौर, ठीक है, 12 मेगावाट के सौर उत्पादन हेतु यहाँ पे 45,100 सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है। ये पूछेगा नहीं ये करंट का हो जाता है, तो आगे बढ़िए, ठीक है। देखते हैं बायोडीजल की बात करते हैं, ठीक है, या ये देख लेते हैं इसी में कि डीसीआर, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, घरेलू आवश्यकता, इसका संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन की निर्माण करने से है और सौर संचालित प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है,
26 मार्च 2018 को सूरत में। ठीक है, तो डीसीआर अपन क्या देख लिए कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, घरेलू अंश आवश्यकता, इसका संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। यही पूछ सकता है कि डीसीआर का संबंध किससे है, तो देश में इसका संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, बायोडीजल की बात करते हैं तो जट्रोबा बायोडीजल की फसल पुष्पीय पादपों की प्रजाति है। 27 से 40% तक तेल होता है इसमें। इसके तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। देख देते हैं, करंज, महुआ व नीम की बात करते हैं, जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, पॉमनिया पिनाटा भारत में शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप में उगता है। इसके बीजों में लिपियो बहुतायत होता है। ठीक है, और ठीक है, लिपिड अम्ल बहुतायत होता है, आधा ओलिक अम्ल होता है। ठीक है, पूछेगा नहीं। ये मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। यह पूछ सकता है कि मक्का की खेती क्यों की जा सकती है, तो एथेनॉल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन बायोमास के स्रोत। तो कृषि व घरेलू अपशिष्ट, सीवेज, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, वन व लकड़ियां, औद्योगिक अपशिष्ट, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी और नगर पालिका की ठोस अपशिष्ट। कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं अपन, तो पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। इसे बनाने के लिए जैव निम्नीकरण पदार्थों जैसे पशुओं का मलमूत्र, वनस्पति एवं भोजन के कचरे आदि का निम्नीकरण केंचुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, हरित ईंधन की बात कर लेते हैं, जिसे अपन कहते हैं ग्रीन फ्यूल। तो बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है। स्रोत चीनी, शीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेलुलोज, ताड़ का तेल। ठीक है, ये सब। और अपशिष्ट, सफेद सरसों के तेल अपशिष्ट, ये अपशिष्टों से बनते हैं। ठीक है, मेनली ये जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनसे जो फ्यूल होता है, तो उसकी बात कर रहा है। और फ्यूल सेल रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन। ठीक है, फ्यूल सेल से विद्युत धारा के रूप में उत्पादित होती है, तो डीसी। ठीक है, फ्यूल सेल से विद्युत किस धारा के रूप में उत्पादित होती है, तो डीसी के रूप में। लाभ, पर्यावरण हितैषी, सौर रहित और अधिक क्षमता। नहीं देखते हैं, राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड गठन 2003 में किया गया। 2020 तक 1000 मेगावाट क्षमता की हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। नहीं बताते, सिक्किम 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। ठीक है, अब तो ये आपको सबको बता देगा कि भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा था, पर कब बना ये बहुत कम लोगों को पता होगा, तो 2016 याद रखिएगा। ठीक है, जल संरक्षण की बात करें और जल संसाधन की बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2022 में इसकी अभी इसके जो करंट है, तो इसके करंट से देख लेंगे कि कब किसकी क्या थीम थी। 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। यूएन वाटर 2003 में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजेंद्र सिंह भारत के जल पुरुष। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन, 2001 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज। बात करते हैं सुजलाम अभियान की, तो 25 अगस्त 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया सुजलाम अभियान का। ठीक है, बेसिकली करंट अफेयर की क्या होते हैं, खासकर ये सब जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई स्कीम हो गया, कोई अभियान हो गया, ये करंट अफेयर से ज्यादा पूछता है, तो आप इसको करंट अफेयर से कर लीजिएगा। वो मैं कवर कर दिया हूँ दृष्टि में, और अभी जो घटनासार और दृष्टि है मैं दोनों डाल दूंगा, आप उससे कर लीजिएगा। जल प्रदूषण एवं रोकथाम, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोजित गैस क्लोरीन प्लस ब्लीचिंग पाउडर। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधिनियम 1988 में संशोधित किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, सेट एक्ट 1977 में लागू किया गया। पेयजल में शंख्य प्रदूषक सर्वाधिक कोलकाता में है। जल में जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त O3 आयोडीन क्लोरीन के यौगिकों और क्लोरीमीन NH2Cl और CCO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं जल संरक्षण की, तो रेगिस्तान में पौधों की पत्तियां जल हानि रोकने के लिए कांटों में बदल जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि अपना साइज कम लेती है, तो इवापोरेशन कम होगा, वाटर लॉस कम होगा, तो इसलिए वो थॉर्नी हो जाते हैं, कांटों के रूप में हो जाते हैं। और 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। मानसी गंगा झील गोवर्धन, रामगढ़ ताल गोरखपुर और लक्ष्मी ताल झांसी, तीनों यूपी में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत चुनी गई शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली झीलें बोझ MP, शुकना चंडीगढ़ और पिछौला राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसार उड़ीसा, ठीक है, बिंदुसार झील उड़ीसा। और मरुस्थल क्षेत्र में जल चलन को रोकने के लिए कठोर एवं मध्यम पर्व और लघु पर्व
अथवा पढ़हीनता, पढ़ की जगह काटे, मतलब ये मॉडिफिकेशन बता रहा है प्लांट का, ठीक है, कि कोई प्लांट क्या क्या मॉडिफाई करता है अगर उसको डिजर्ट कंडीशन में रहना है, ठीक है। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। देखते हैं, सागर रानी तालाब शिवपुरी झील एमपी में है, पोई महाराष्ट्र में है, पुष्कर अजमेर पिछोला उदयपुर में, और नक्की माउंट आबू ये है राजस्थान में। ऊटी और कोयनकोनाल है, ठीक है, कोडाईकनाल है तेलंगाना में। और ये बात करते हैं भीमताल खुरबताल और नहीं सॉरी, ऊटी और कोडाईकनाल ये तमिलनाडु में, सॉरी मैं क्या बोल दिया था। भीमताल खुरबताल नैनीताल ये उत्तराखंड में है, और मानसी गया गोवर्धन यूपी में है। गंगा संरक्षण की बात करें तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण संगठन 1985 में भाई राजीव गांधी सर। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत लक्ष्य 2020 तक गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अधोषित सीवेज जल से मुक्ति देना है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, ये बात है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। और अभी उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे बनाया गया तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेश वाटर डॉल्फिनों में से एक है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, उसमें जुड़ी नदियों में पाई जाती है। तो इरावड्डी रिवर कहाँ है, उसमें पाई जाती है। प्राकृतिक वाश मगरमच्छ, फ्रेश वाटर कछुओं और आक्रामक पक्षियों के साथ साझा करती है। बाई कैच की बात करें तो कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है, ठीक है। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका नदी डॉल्फिन का बाई कैच इसी को बोलते हैं, जो बाई चांस फंस जाती है, ठीक है, मछली पकड़ने चक्कर में कोई डॉल्फिन फंस गई तो उसको बाई कैच बोलते हैं। प्लेटनिका गैंगेटिका गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, यह एक स्तनधारी है। 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। नेक्स्ट देते हैं यमुना कार्य योजना। प्रथम चरण अप्रैल 1993 से 2000 तक कार्यान्वित। द्वितीय चरण की बात करें दिसंबर 2004 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देते हैं तृतीय चरण की बात करें तो नमामि गंगा के अंतर्गत 7 मई 2016 से आरंभ, ठीक है। अरल सागर मानवीय क्रियाकलापों के कारण अत्यंत संकुचित हो गया। तो अरल सागर का क्या है, जब आप मैप देखेंगे ना तो उसको 3 इमेजें दिखाई गई कैसे कैसे अरल सागर सूखा, और यूपीएससी में 2016-17 में क्वेश्चन आया हुआ था, आप देखिएगा। गंगा कार्य योजना यमुना एक्शन प्लान के घटक। तो प्रथम चरण 1985, द्वितीय चरण के तहत अनुमोदन गोमती एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान 1993 में। प्रथम चरण 1993 से प्रारंभ किया गया, द्वितीय चरण 2004 से प्रारंभ किया गया, और तृतीय चरण 2016 से प्रारंभ किया गया। ये अपना देखते हैं प्रदूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको रिवाइंड करके कई बार देख लीजिएगा। प्रदूषण और प्रकार, ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर गैसीय प्रदूषण, ठीक है, धूल, ताप, ध्वनि और रेडियो सक्रिय प्रदूषण। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक ज्वालामुखी का फूटना और मानवोद्भवी मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र कृषि के उत्पन्न प्रदूषण। जैव निम्नीकरण की बात करें तो घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र की बात, और फिर अजैव की बात करें तो जो प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, बेंजीन हो गया, हेक्साक्लोराइड हो गया, ईटीसी, ठीक है। मानव विधियों से परिवर्तित जो पर्यावरण है वो एंथ्रोपोनिक कहते हैं, ठीक है भाई यार। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या होती है, जो एंथ्रो, ठीक है, एंथ्रोपोसिन एरा आपने सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, तो जो स्टडी जो ह्यूमन द्वारा होता हो तो उसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर प्रदूषण ह्यूमन कर रहा है, मानव विधियों से अगर कोई प्रदूषण हो रहा है या पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है तो उसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण कहते हैं। तो वही लिखा है, मानव विधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, ठीक है। जैव विघटित प्रदूषण की बात करें तो घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र तथा वहित मल। वायु प्रदूषण की बात कर लेते हैं तो प्रकाश रासायनिक सूत्र NO2 O3 पैन के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से में जब अपक्रिया होता है तो प्रकाश रासायनिक धूम, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं धुआं में लाखों अब प्रभावित करने वाले उत्तेजक पैन। प्राथमिक प्रदूषण CO, CO2, SO2, प्लायरो, भाई यही पूछ लिया इसमें से द्वितीय प्रदूषक कौन सा है, प्राइमरी कौन है, तो O3 पैन और स्मोक ये द्वितीय हैं। ये भाई ये इतना याद कर लेना, ये इतना याद कर लेना, कुछ याद करना नहीं, इसको रट लेना भाई, ठीक है। इसको पूरा रट लेना, खासकर प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है, और इसकी लिस्ट बना लेना, ठीक है। मोटर कार सिगरेट से निकलने वाली गैस CO होती है। वाहनों में पेट्रोल जलने वाली वायु प्रदूषित करती है लेड, ठीक है, ये लेड लिखा हुआ है। CNG का मुख्य घटक CH4। O2 की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। CO 4 गुना बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है रादर देन CO2, ठीक है। और फ्लाई NCERT क्लास 11 की चैप्टर रेस्पिरेटरी में लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लाई एश कोल को जलाने से उत्पन्न होता है प्रदूषक, ठीक है। घरों के लिए ईंटों के उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है, इसलिए फ्लाई एश बहुत निकलता है। लाइकेन की बात करें तो प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है, ठीक है। वातावरण में SO2 की मात्रा बढ़ने पर समाप्त होने लगता है, ठीक है। माओ की बात करें तो ब्रायोफाइटा समूह
ठीक है। मॉस की बात कर रहे हैं, मॉस तो ये ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम मतलब कि ये इसको पानी और स्तन दोनों की जरूरत पड़ती है खासकर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल दोनों पे होती है, इसलिए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियन मतलब दोनों पे, एम्फी एम्फी मतलब बोथ, लाइफ मतलब दोनों पे, प्लांट और किस पे, पानी में और स्थल पे, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने पर समाप्त होने लगते हैं, ठीक है। मॉस इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस, ठीक है। लंग कैंसर, ब्लड कैंसर को जन्म देता है। सिगरेट के धुएं में प्रदूषक, ये जी हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। सिगरेट के धुएं में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड और NO2 होता है, NO होता है, ठीक है। NO2 नहीं, NO होता है, ठीक है। रिंगलमैन स्केल क्या है? धुएं के घनत्व को मापने में प्रयोग होता है, ठीक है। बेंजीन प्रदूषक उत्पन्न करते हैं वाहनों से, गैरेज में संग्रहित पेट्रोल से, तंबाकू का धुआं, कोयला, लकड़ी, गैस, मिट्टी का तेल, तरल पेट्रोलियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 50 माइक्रोन से कम व्यास वाले कंकड़ीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग करते हैं। 50 माइक्रोन से अधिक साइक्लोन से साइक्लोन कलेक्टर, ठीक है। सेपरेटर और कलेक्टर, ठीक है। 50 माइक्रोन से अधिक साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर, ठीक है। चक्रित और एंटी क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या ही पढ़ रहा हूं मैं यार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ रखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इनमें से किन प्रदूषक के आधार पर नहीं बनाया जाता है, तो आपसे यही पूछेगा। आपको इतना याद रखना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया था, उसमें से कौन कौन से? तो PM10 की बात करें, पार्टिकुलर मैटर 10, PM2.5, NO2, CO, O3, SO2, NH3, PB, ओके, हो गया। WHO के अनुसार PM2.5 का 241 आचार माध्य 15 माइक्रोग्राम, ठीक है, से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। PM2.5 का जो वार्षिक माध्य है वो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये क्यूब है, मीटर क्यूब। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP लॉन्च हुआ 2019 में। लक्ष्य 2011 की तुलना में वर्ष 2024 तक PM10 और PM2.5 की आर्द्रताओं में 2020-30% तक कटौती करना, ठीक है। सांद्रताओं में अम्ल वर्षा की बात कर लेते हैं। अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा जिसमें pH मान 5 से कम हो। किसी से आप पूछ लेना कि किसी एसिड को एसिड कब बोलते हैं? जब उसका pH कम हो। ये सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए पहले तो। SO2, ठीक है, क्रैकिंग गैस बोलते हैं उसे, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलती है? तो खाड़ी देशों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है यार। ये क्या है? और हेलेंस्की प्रोटोकॉल इसी के संदर्भ में होता है 1985 में। तो हेलेंस्की प्रोटोकॉल कब हुआ था? अच्छा हाँ, ये तो बताया नहीं। ये स्कैंडिनेवियाई और खाड़ी देशों में अक्सर देखने को मिलती है, ठीक है। और हेलेंस्की प्रोटोकॉल 1985 में यही हुआ था, सल्फर के उत्सर्जन की कमी को प्रयास किया जाना था। ताजमहल पर अम्ल वर्षा के जनित हानिकारक प्रभाव को देखने को आप खुद ही देख सकते हो कि पीला पड़ रहा है। भारत सरकार द्वारा ताज टूरिज्म जोन विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, लोग मानते जानते हैं नहीं, ठीक है। सिर्फ कानून व्यवस्थाएं बन रही हैं। अम्ल वर्षा का जलीय तंत्र पर प्रभाव, मछलियों की मृत्यु, कई मछलियों को अंडे का हैच नहीं हो पाना, पीने के पानी, भोजन के माध्यम से फूड पॉइजनिंग, ठीक है। और में की मृत्यु, ठीक है, जिसमें मेढकों के भोजन का अभाव होने लगता है, ठीक है। में फ्लाई की मृत्यु होती है जिसमें मेढकों के भोजन का अभाव होता है। इससे क्या होता है? पूरे जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, ठीक है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है। अम्ल वर्षा होती है N2O and SO2 के कारण। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसेस किसके कारण होती है? तो N2O और SO2 के कारण होती है। जब ये मिलते हैं H2O से तो क्या क्या बनाते हैं ये आपको पता करना है, ठीक है। N2O क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा? ये देखिए, SNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड वही है, H2O से मिलकर क्या क्या बनाएगा ये बता दिया नीचे। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। तो ये आप दिमाग लगाइए ज्योग्राफी के हिसाब से कि नॉर्वे में क्यों होती है भाई, पोलर कंट्री और नॉर्डिक कंट्री, ठीक है। ये आप दिमाग लगाइए। जल प्रदूषण की बात कर लेते हैं तो सवाल ब्लूम, सवालों को विकास तेजी से होने लगे, ठीक है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल प्रदूषण, ठीक है, मापने की इकाई होती है, ठीक है। DO का मान क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे तो संक्रमित जल माना जाएगा। और अगर इसका 4.0 मिलीग्राम से कम है तो अत्यधिक संक्रमित जल माना जाएगा, ठीक है। और BDO, ठीक है, BOD की गंगा नदी में सर्वाधिक मात्रा कानपुर, इलाहाबाद के मध्य भूमिगत जल को दूषित करने वाला
पाया जाता है। भूमिगत को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण आर्सेनिक है। आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारियां कौन सी है? तो ब्लैक फुट, कई बार पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय आर्सेनिक, या फिर इनमें से कौन सी बीमारी आर्सेनिक के कारण होती है? तो ब्लैक फुट हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरिटिस हो गया, हाइपर कैरोटिसिस हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया और त्वचा का कैंसर हो गया। देख देते हैं, औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है चमड़ा उद्योग, ठीक है। नदी जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ओटी की मात्रा में। नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल में मापते हैं। पत्तियों में सरसराहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल। कमरे में शांत कार्यालय की ध्वनि शांत कमरे की ध्वनि या कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल के आसपास होती है, और ठीक है। और ट्रक की आवाज की बात करें तो 80 से 85 डेसिबल की होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं सामान्य बास्ती, तो 60 डेसिबल के आसपास होती है, और जेट इंजन की 120 डेसिबल के आसपास होती है, ठीक है। जब जेट प्लेन उतरता है तो ये बढ़ जाता है 150 डेसिबल, और रॉकेट इंजन की 18 डेसिबल होती है, ठीक है। जेट विमानों में उत्पन्न शोर सोनिक उसी को कहते हैं, ठीक है। मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं, ठीक है। उत्पन्न शेप में मैक 1 कहते हैं। ध्वनि की रफ्तार दोगुनी होती है तो मैक 2 कहते हैं, ठीक है। विशालकाय पौधे ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये भी पूछा है कि जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनका अगर एक इन्वायरमेंटल फैक्टर या प्रदूषण को कम करने में क्या रोल हो सकता है, तो ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने में भी क्षमता होती है, ठीक है। ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मृदा प्रदूषण की। तो 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति के सजेशन पे कृषि प्लस किसान कल्याण, ठीक है, ने 18 कीटनाशक को भारत से प्रतिबंधित कर दिया। 12 को तत्काल प्रभाव से, शेष 6 को 31 दिसंबर 2020 से प्रतिबंधित किया गया। अब इसमें कौन कौन सा है, ठीक है, ये पूछेगा नहीं, घटना चक्र में मैंने सिर्फ लिख दिया, पर ये पूछेगा नहीं और ना तो इतना याद रख पाएगा। आपको याद रखना है तो 4 याद रखिएगा, एक थियोमेटान हो गया, एक कार्बोराइल हो गया, एक इल्यूनिरॉन हो गया, और एक हो गया मेथिल पैराफ्थिलन, और एक सोडियम साइनाइड। अगर आपको लगता है सब जरूरी है तो रट लीजिए, लेकिन कोई ऐसा कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। मैंने सब था घटना चक्र में जानते हो, अब दिया था तो मैंने लिख लिया कि क्या पता कभी कोई पूछ ले। प्लास्टिक प्रदूषण की बात करते हैं तो पॉलीथीन कार्बन हाइड्रोजन के अवगुणों से मिलने से बनता है, और एथिलीन C2H4 का बहुलक पॉलीमर होता है, और माइक्रोबेट्स समुद्री प्रतंत्रों के लिए हानिकारक। रेडियोधर्म व अन्य गैसीय प्रदूषक की बात करें तो बात करें 26 अप्रैल 1986, ठीक है। एक बार डेट क्रॉस करना पड़ेगा, 20 की 26 अप्रैल 1986, और रूस में चर्चोविल, ठीक है, ये 26 अप्रैल 1986 है। रूस में चेरनोबिल परमाणु केंद्र में नाभिक की ऊर्जा, ये चेरनोबिल एक वेब सीरीज भी है, वो रियल स्टोरी है वो, ठीक है, उसका आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, काफी दर्दनाक घटना हुई थी वो। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। निकला क्या था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में ये हुई थी। जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनाइड रंगहीन, ठीक है, आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील होती है, ठीक है, इसे MIC भी बोलते हैं, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड यही है, इसी की बात कर रहा हूँ, MIC, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभाव, पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन होता है, रक्त संचार के व्यवधान, रक्त और कैंसर पैदा करता है। यूरो मानक की बात करें तो यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है, ठीक है। यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है, ठीक है। प्रदूषण प्लस रोग की बात करें तो कैडमियम श्वसन विष की तरह कार्य करता है, रक्तचाप बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोगों का मूल कारण होता है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, ठीक है। पारा युक्त जल में पीने से मिनी मार्टा रोग हो जाता है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, लेड, ठीक है। लिपस्टिक शीशा शीतल, लिपस्टिक में शीशा होता है, शीतल पेय में ब्रोमीनेट वनस्पति तेल होता है, चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामाइट होता है, ठीक है, जिसको चाइनीज 60 भी बोलता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर प्लस किडनी की क्षति पहुंचाता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर का काज करता है। धूल कण श्वास नली संबंधी रोग जैसे एम्फाइसीमा वगैरह काज करता है। शीशा की बात करें तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ठीक है, में दिक्कत देता है। और एंसेफेलाइटिस की बात करें तो फफूंदी रोग, ठीक है। एम्फ्लाटॉक्सिन की बात करें तो फफूंदी रोग उत्पन्न होता है। पॉल्यूशन की मिसलिनियस देख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, इसको खत्म कर देते हैं। एस्बेस्टोसिस रोग होता है, एस्बेस्टोस फाइबर से मिले वातावरण में ज़्यादा रहने से फेफड़ों में संबंधित बीमारियां होती है, ठीक है। और मीसोथोलियोमा, ठीक है, मीसोथोलियोमा नामक कैंसर उत्पन्न हो सकता है। एस्बेस्टोस क्या होता है कि जो
ये बड़ी-बड़ी खदानों में काम करते हैं, जैसे कि जहाँ पत्थर-वत्थर कटते हैं ना, तो वहाँ से जो पत्थर कटने के बाद जो माइक्रो पार्टिकल उड़ते रहते हैं ना उन पत्थर के सिलिकेट से, वो जाके जम जाते हैं, तो वही सब कॉज़ करते हैं, एस्बेस्टॉस फाइबर वही होते हैं और जाके एस्बेस्टोसिस रोग कॉज़ करते हैं। अर्जुमान के बीज, ठीक है, अर्जुमोन के बीज सरसों अर्जुमोन के बीज सरसों के बीज या आपी मिश्रण के रूप में समानता प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़ा-कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। कोयला दहन में उत्सर्जित CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और अम्ल वर्षा में SO2, ये क्वेश्चन था जिसलिए मैंने लिख दिया। प्रकाश रासायनिक धुंध अतृप्तिक हाइड्रोकार्बन अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वही अनसैचुरेटेड की बात कर रहा है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। R2 की बात करें तो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकिल R2 का फुल फॉर्म है, पूछ सकता है कि व्हाट डज R2 मीन फॉर, या R2 क्या समझा जाता है, क्या जानते हैं। तो HCNG की बात करें, CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। CO2 हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में कमी आती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा बसों में CNG के 80 से 20% तक हाइड्रोजन मिलाने की अनुमति दी गई है। CNG की तुलना में HCNG महंगी है। एजेंडा 21 अन्य आविष्यों में, ठीक है। ये करंट से था इसलिए मैंने कवर नहीं किया है। तो दोस्तों ये अपन ने क्या किया है कि 5 वीडियो में पूरी जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की घटना चक्र थी उसको नोट बना के मेजर जितने इंपॉर्टेंट थे कवर करें। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करूँगा मैं, जितने भी PYQ आए हैं उसकी सीरीज अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।